This video is made for medical students as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम बात करने वाले हैं फेबीफ्लू 400 टैबलेट के बारे में, जिसका एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है फेविपिराविर और इसका जो इंडिकेशन है वो माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 पेशेंट में किया जाता है। इससे पहले कि हम इस टैबलेट के डिटेल के बारे में बात करें, मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा संस्कृति मेडिको को, जिन्होंने हमें ये टैबलेट प्रोवाइड किया और इस टैबलेट की मदद से हम आपके लिए ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ला पा रहे हैं। चूँकि इस टैबलेट को हमने यूज़ नहीं किया है और हमने इसे परचेज भी नहीं किया है, इसीलिए हमें ये प्रोवाइड करने के लिए हम इनको थैंक्स बोलना चाहते हैं। संस्कृति मेडिकल स्टोर इज लोकेटेड नियर जैन मंदिर, सरकंडा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़, जिनके यहाँ काफ़ी सारे रेंज अवेलेबल हैं और एक प्रॉपर डिस्काउंट में आप इस टैबलेट को भी परचेज कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में। और ये जो प्रोडक्ट है, जैसा मैंने कहा, आपको माइल्ड और मॉडरेट इन दोनों केस में आपके लिए इफेक्टिव हैं। यहाँ पे इस टैबलेट के स्ट्रिप के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपको 17 टैबलेट मिलेंगे और हर एक 17 टैबलेट के पीछे का जो डोज इंडिविजुअल होगा वो होगा 400 mg। क्योंकि डोज इसका 400 mg है और एज पर द गाइडेंस ऑफ योर फिजिशियन आपका डोज वेरिएबल हो सकता है। किसी का जो डोज होता है वो इनिशियल डेज पे 1800 mg BID यानी कि दिन में 2 बार, तो इस तरीके से 1800 mg और 1800 mg कुल मिलाकर के 3600 mg आपका डोज होगा। अगर आपके डॉक्टर ने वो प्रिस्क्राइब किया है तो ये डोज वेरिएबल है, तो इसे आप स्टैंडर्ड ना माने, उसके हिसाब से आपको इस पर्टिकुलर टैबलेट की संख्या लेनी पड़ेगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जो टैबलेट है हमारा फेबीफ्लू, इसके एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या हैं और इनके यूज़ की रिलेटेड जानकारियाँ क्या क्या हैं। इनका जो कंपोजिशन है वो ऑब्वियसली मेन कंस्टिट्यूएंट इनका होगा वो होगा आपका फेविपिराविर और इसका जो स्ट्रेंथ है वो है 400 mg। फेविपिराविर एक एंटीवायरल ड्रग है और एंटीवायरल ड्रग कहने का मतलब होता है ऐसे ड्रग जिनका यूज वायरस के रेप्लिकेशन को या वायरल के ग्रोथ को कम करने में, इरेडिकेट करने में यूज किया जाता है, ताकि ऐसे होस्ट को जिनको वायरल इन्फेक्शन है उससे रिकवर किया जा सके। ऑल्दो सारे के सारे एंटीवायरल ड्रग सभी तरह के वायरल इन्फेक्शन में इक्वली यूजफुल हों या थोड़े भी यूजफुल हों, ये कहना बिल्कुल गलत है। हर तरह के एंटीवायरल ड्रग की एक्टिविटी, उनका जो ससेप्टिबिलिटी है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अलग अलग हो सकती है। कई सारे मेडिसिन मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल हैं एंटीवायरल ड्रग के रूप में, बट उनका यूज़ आपके इस कोविड-19 के पेंडेमिक सिचुएशन में रिकवर करने के लिए नहीं हो पाता क्योंकि उनकी वो कैपेबिलिटी नहीं है। और आपका जो ये टैबलेट है फेविपिराविर 400 mg का, ये एक्सेलरेटेड क्लिनिकल ट्रायल को क्रॉस करके आया है, जिसके अकॉर्डिंगली अप्रॉक्सीमेटली 55 टू लेकर के 58 पॉइंट समथिंग ये क्लिनिकल ट्रायल में सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दिया हुआ है। इस टैबलेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसके फार्मास्यूटिकल कुछ इंपॉर्टेंस हैं। लाइक अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लिखा हुआ है ईच फिल्म कोटेड टैबलेट, यानी कि इसकी जो कोटिंग है वो फिल्म कोटिंग है। एक जनरल पब्लिक के हिसाब से मैं कोटिंग के मतलब को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब कभी भी हम टैबलेट बनाते हैं तो ये अगर हमारा टैबलेट है तो हर एक टैबलेट की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी और कुछ लिमिटेशंस होते हैं। जस्ट अगर ये टैबलेट के जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उनका स्वाद अगर बहुत ज़्यादा बिटर है तो ऐसे टैबलेट को ले पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो उस बिटरनेस को मास्क करने के लिए भी हम कोटिंग करते हैं, शुगर कोटिंग करते हैं, ताकि उसकी बिटरनेस को अपन हटा सकें। कुछ कंडीशंस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम टैबलेट के स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए भी कोटिंग करते हैं, उनकी जो लाइफ है उनको बढ़ाने के लिए भी कोटिंग करते हैं। और इस कोटिंग के अंदर कई चीज़ें ऐसी पैरामीटर भी होती हैं कि हम इनको आपके एसिड, दैट इज ए गैस्ट्रिक एसिड से बचाने के लिए और सीधे सीधे इंटेस्टाइन तक पहुंचाने के लिए भी एंट्रिक कोटिंग करते हैं। तो कोटिंग के पर्पस अलग अलग हो सकते हैं और टाइप अलग अलग हो सकते हैं। ये है फिल्म कोटिंग टैबलेट। इसके साथ साथ इसमें यूज किया गया है एक्सिपिएंट को, जिसकी क्वांटिटी है QS, जिसका मतलब होता है क्वांटिटी सफिशिएंट। अब हर बार आप हर एक टैबलेट में या हर एक एक्सिपिएंट्स को किसी न किसी प्रोडक्ट में देखते ही देखते होंगे, चाहे वो आपका ऑइंटमेंट हो, चाहे वो आपका ये किसी भी तरह का सिरप हो, टैबलेट हो, कैप्सूल हो, कोई भी हो। तो ये एक्सिपिएंट बेसिकली होते क्या हैं, तो मैं आज आपको इसका भी मतलब समझाता हूँ सरल भाषा में।
एक्जिपियन का दूसरा नाम एडिटिव्स भी होते हैं। तो ये क्या हुआ, ये ऐसे एजेंट होते हैं जिनकी अपनी कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती। इसका मतलब है कि एक्जिपियन के पास ऐसी कोई ताकत नहीं है कि वो आपकी बॉडी में किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ठीक करे। इनके पास कोई भी मेडिसिनल वैल्यू नहीं होगी। तो फिर हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? वो यूज़ इसलिए करते हैं ताकि आपके टैबलेट की क्वांटिटी को या टैबलेट के अंदर कुछ डिजायरेबल प्रॉपर्टी को पूरा किया जा सके। अब अगर हम एग्जांपल इसी का ले लें एक बार के लिए, तो ये जो 400 mg है इसकी क्वांटिटी इतनी कम होगी कि हम इसको टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। सो टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इसके अंदर हमें कोई ऐसे इनर्ट सब्सटेंस को डालना पड़ेगा जो कि इनकी बल्क को यानी कि इनकी क्वांटिटी को बढ़ा सके। दूसरा, इनके अंदर हम जब उनको ऐड करने के लिए, इनको प्रॉपर बाइंड होने के लिए बाइंडर यूज करते हैं, तो बाइंडर जो एजेंट होते हैं वो इनको आपस में अटैच करते हैं। तो यहाँ पे बाइंडर भी एक एग्जाम्पल है आपके एडिटिव का। इसके अलावा स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट, प्रिजर्वेटिव, ये सारे के सारे एजेंट एक्जिपियन कहलाते हैं। और इनकी जो क्वांटिटी होती है वो इतनी होती है कि इसका सफिशिएंट यूज आपके टैबलेट को एक प्रॉपर यूनिट डोजेस फॉर्म देने में किया जा सके। इसीलिए यहाँ पे QS का मतलब होता है क्वांटिटी सफिशिएंट, जितनी आवश्यकता है उस क्वांटिटी में। अब इसके अंदर कलर है। अगर आप इस टैबलेट को ओपन करेंगे तो आपको एक टैबलेट कलरफुल दिखाई देगा। इस कलरफुल के पीछे जो कारण है या जो एजेंट है वह है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन USPNF। दीज आर द गाइडलाइंस। इनके साथ साथ एक और एजेंट यूज किया गया है, वह है फेरिक ऑक्साइड येलो कलर, और ये भी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए बनाया गया है USNF के। इसका जो डोज है वो कभी भी आपको स्ट्रिप के पीछे लिखा हुआ, बॉक्स के पीछे लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा। क्या आप जानते हैं इसके पीछे का कारण? जबकि कुछ आप प्रोडक्ट देखेंगे जैसे जिंकोविट का देखेंगे या फिर आप साफी सिरप का देखेंगे, ब्लड प्यूरिफायर का, तो आपको उसके पीछे डोज लिखा हुआ मिलता है। इसके पीछे का कारण यह है कि ये जो हमारा टैबलेट है वो शेड्यूल H का है। अगर आप फार्मेसी या मेडिकल का स्टूडेंट हैं तो आपको मालूम होगा, बट अगर आप नहीं हैं स्टूडेंट तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। शेड्यूल H प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहने का मतलब होता है कि ये ऐसे ड्रग के अंदर की लिस्ट में से निकाले गए हैं जिनको बिना किसी डॉक्टर के प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लिया जा सकता। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन अगर अलाइव होगा यानी कि आपकी करंट डेट में होंगे, तभी आपका जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है या जो फार्मासिस्ट है मेडिकल स्टोर से, वो आपको डिस्पेंस कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि 4 साल पहले आपको प्रिस्क्राइब किया गया हो और उसे आप आज लेकर के मेडिकल स्टोर में जाएं तो आपको मिल जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इसलिए मैंने वर्ड यूज किया लाइव प्रिस्क्रिप्शन। वैलिड प्रिस्क्रिप्शन के अलावा आपको ये नहीं मिलने वाला है। इस टैबलेट को स्टोर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका स्टोरेज कंडीशन कहता है कि आप ऐसी जगह पे रखिए जहां पे टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से एक्सीड नहीं हो जाता। इसको कोई ध्यान नहीं देता, कोई पढ़ता भी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने टैबलेट को किसी ऐसी जगह पे रख दिया है खिड़की के आसपास जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है, जिसके कारण से उस रूम का या उस पर्टिकुलर पार्ट का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर पहुँच जाता है, तो इस ड्रग के जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट हैं या कुछ जो एक्जिपिएंट्स होंगे लाइक कलरिंग एजेंट हो गया या कोई बाइंडिंग एजेंट है, इनकी क्वालिटी इन्फीरियर हो सकती है और ये समय से पहले ही एक्सपायर या इनकी क्वालिटी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं, काम प्रॉपरली नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि इनके पीछे जो कंडीशंस दिया गया होता है इसको हमको फॉलो करना होगा। इसके बाद दूसरी चीज़ें मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम टैबलेट के पीछे, कैप्सूल के पीछे, प्रोडक्ट के पीछे आपको केवल अगर जानकारी मिलेगी तो वो शेड्यूल के बारे में मिलेगा, लेकिन किसी किसी में ही ऐसा होता है कि वो आपको स्पेसिफिक वार्निंग को हाईलाइट करें। ये जो टैबलेट है इसमें स्पेसिफिक वार्निंग को बिल्कुल ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, क्योंकि इसके पहले जो मैंने मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी में वीडियो अपलोड किया है वहाँ पे मैंने डिटेल से बताया है कि फेविपिराविर यानी फेविफ्लू का जो टैबलेट है वो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल तो है, लेकिन उतना ही यानी कि काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट देने वाला भी है। इसके पीछे कई सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन, एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले हैं, जिनके बारे में पहले आपको मैं शॉर्ट में बता दूं, फिर इस रेड वाले बॉक्स को एक्सप्लेन करूंगा। ये जो टैबलेट है फेविफ्लू, ये उन महिलाओं को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए जो कि प्रेगनेंसी के किसी भी ट्राइमेस्टर में हैं, यानी कि प्रेगनेंसी के 1 मंथ से लेकर के फाइनली डिलीवरी के पहले तक ये मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं, यानी कि अगर कोई महिला प्रेगनेंसी के समय ये मेडिसिन को लेती हैं तो उनके वूम में डेवलप हो रहे फीटस के ऑर्गन में प्रॉब्लम जाएगी और इसे हम बोलते हैं टेरेटोजेनिसिटी। ऑर्गन के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम जाने का मतलब यह है कि जिस समय, जिस मंथ में जो ऑर्गन डेवलप हो रहा होगा, बन रहा होगा, वो ऑर्गन अब सही तरीके से नहीं बनेगा। चूंकि वो ऑर्गन सही तरीके से नहीं बनेगा इसलिए मॉल फंक्शन देखने को मिल सकते हैं और डिलीवरी के बाद उसके ऑर्गन फेलियर आपको साफ साफ नजर आ सकते हैं।
अर्ली स्टेज में प्रेगनेंसी के समय ले लिया गया तो ये अबॉर्शन भी कॉज कर सकता है, मिसकैरेज भी कॉज कर सकते हैं, डेथ ऑफ फीटस भी कॉज कर सकते हैं। इसलिए टोटली कंप्लीटली इसको बिल्कुल भी नहीं लेना है अगर कोई महिला प्रेगनेंसी में है तो। दूसरा, अगर कोई महिला प्रेगनेंसी को कंसीव करने की सोच रही है तो भी उसको ये नहीं लेना है, क्योंकि इस टेबलेट को लेने के बाद, क्योंकि इसका डोज वेरिएबल हो सकता है, मोस्ट ऑफ द केस 14 डेज चलते हैं, बट अगर 14 डेज के पहले प्रेगनेंसी कंसीव हुई या ड्यूरिंग द टेबलेट कोर्स प्रेगनेंसी कंसीव हुई तो वो प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। इसीलिए इस वार्निंग में ये साफ लिखा हुआ है कि ऐसे पेशेंट को जो कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करना चाहते हैं लेकिन ये ड्रग ले रहे हैं तो उनको एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को फॉलो करना है, और जब तक ये टेबलेट चल रहा है तब तक, और इस टेबलेट के खत्म होने के बाद, यानी कि डोज के पूरा होने के बाद, कोर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबलेट रेजिमेंट के खत्म होने के 7 दिन के बाद ही आपको सेक्सुअल रिलेशनशिप मेंटेन करना होगा, उससे पहले नहीं। दूसरी जानकारी ऐसी महिलाओं के लिए है जो कि लैक्टेटिंग करा रही हैं, जो बच्चे को फीड करा रही हैं, उनको भी ये टैबलेट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस टैबलेट का एक हिस्सा मेटाबॉलिज्म होने के बाद मिल्क से सीक्रेट होकर के फीटस तक पहुंच सकता है, चिल्ड्रन तक पहुंच सकता है, जो कि उनके लैक्टेशन पर डिपेंड है। तो इस ड्रग के डिसकंटिन्यू करने के बाद, इस ड्रग का कोर्स पूरा होने के 7 दिन बाद ही आप इसको फीड करा सकती हैं। तीसरी और इंपॉर्टेंट जानकारी मेल के लिए भी एप्लीकेबल है कि इस ड्रग का एक हिस्सा आफ्टर मेटाबॉलिज्म स्पर्म से भी रिलीज होता है, इसीलिए ऐसे पेशेंट को जिनको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया गया है, इनको एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज करना होगा अगर मेंटेन करना चाहते हैं रिलेशनशिप तो। ये जरूरी जानकारी हुई। इस ड्रग के काफ़ी सारे साइड इफेक्ट भी रिपोर्ट किए गए हैं लेने के बाद। उनमें से जो पहला है वो है डायबिटीज़। ऐसे पेशेंट जो इस टैबलेट को यूज़ करते हैं, जितना भी ड्यूरेशन यूज़ किया गया हो, उनमें से सभी में तो नहीं बट मोस्ट ऑफ द केस में डायबिटीज़ की प्रॉब्लम देखी गई है। जिनको पहले डायबिटीज़ नहीं था उन्होंने इस टैबलेट को लिया तो बाद में भी उनके में डायबिटीज़ इंड्यूस हो गया। साथ साथ इस टैबलेट को ऐसे व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए जिनके लीवर में कोई प्रॉब्लम हो, लीवर फेलियर की प्रॉब्लम रह गई हो, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो, ऐसे पेशेंट को ये दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि किसी भी ड्रग को बिना किसी फार्मासिस्ट की जानकारी के या डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ना लें। हम प्रोफेशनल फार्मासिस्ट हैं, हम प्रोफेशनल फार्माकोलॉजिस्ट हैं, इसीलिए कभी भी डोज हम एक्सप्लेन नहीं करते हैं। और ये जो आपका टैबलेट है फेबीफ्लू, इसके डोज के बारे में ओपनली सोशल मीडिया पे, पेपर पे सर्कुलेट ऑलरेडी हो रहा है, इसीलिए इसको बताने में हमको कोई हिचक नहीं हुई कि आप इसे ना यूज़ करें जब तक कि आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट नहीं करते हैं। इस टैबलेट के बॉक्स को जब आप खोलेंगे, ये बॉक्स में बड़े बॉक्स में आता है, तो आपको इसके साथ साथ 2 लीफलेट मिलेंगे। पहला जो लीफलेट होगा उसमें आपको बताया जाएगा कि इसके बारे में कंप्लीट A to Z जानकारी एकदम डिटेल से, जो कि मैं चाहता हूं कि आप पढ़ें। उसमें इनके यूज़, इनके मिसयूज़, इनके साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, क्लिनिकल ट्रायल रिजल्ट, कंपैरिजन, फूड इंटरेक्शन, फूड ड्रग इंटरेक्शन के बारे में हर एक जानकारी आपको मिलेगी। दूसरा जो लीफलेट होता है उसमें कंसेंट फॉर्म है कि आपके डॉक्टर आपको ये बताएंगे कि मैंने आपको पूरी जानकारी दी है कि इस ड्रग के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, किन्हें नहीं लेना है। इन सबको जानने के बाद आपने अपनी सहमति दी है और मैं प्रिस्क्रिप्शन को आपको फॉलो करने के लिए कह रहा हूँ। ये कंसेंट फॉर्म भराना होता है, तो ये इतना भी इजी या इतना भी सेफ ड्रग नहीं है जिसको हम लोग बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के ले लें। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये जो ड्रग है, ये जो टैबलेट है, वो मैन्युफैक्चर्ड किया गया है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। ये हो गई बेसिक जानकारी इस टैबलेट से रिलेटेड। अगर आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तो आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारे मेन चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी में मिल जाएगा, और अगर आप जनरल पब्लिक हैं फिर भी आप इंटरेस्टेड हैं ये जानने के लिए कि ये दवाई असल में काम कैसे करती है, कैसे कोविड-19 को खत्म करती है, तो इसी वीडियो के अगले हिस्से में कंटिन्यू करते हुए मैं उस पुराने वीडियो को यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। अगर आपकी जानकारी चाहिए, आपको जानकारी अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को और भी आगे तक देखिएगा, उसके मैकेनिज्म को समझिएगा, वरना आप वीडियो को यहीं पे स्किप कर सकते हैं। सो फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को देखें आगे, ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, इससे आपकी जानकारी और अच्छे से बढ़ पाएगी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ वॉच द वीडियो फर्दर। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इन केस ऑफ पैंडेमिक सिचुएशन, यानी कि कोविड-19 के केस में यूज होने वाले एक ड्रग की, यह है आपका फेविपिराविर। लेकिन इस ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अच्छे से समझना अगर आप चाहते हैं, चाहे आप जनरल पब्लिक हो, फार्मासिस्ट हो या मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे अवेलेबल एंटीवायरल ड्रग का प्ले लिस्ट के जो एनिमेशन वीडियो हैं एटलीस्ट वो देखिएगा, क्योंकि वो अगर आप देखेंगे तो आपके लिए ये बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। हमने वहाँ पे बताया हुआ है कि वायरस के रेप्लिकेशन के स्टेप्स क्या क्या होते हैं,
एनिमेशन के साथ साथ डिफरेंट कैटेगरी के जो ड्रग हैं हमारे, वो ड्रग की कैटेगरी काम कैसे करते हैं, किस स्टेप ऑफ वायरस रेप्लिकेशन, ग्रोथ या फिर उनका कन्वर्जन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन या रिलीज, किस स्टेप को वो अफेक्ट करके अपना मैकेनिज्म शो करते हैं, ये बहुत आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए इस रिक्वेस्ट के साथ मूव करते हैं आज के मेन टॉपिक पे, दैट इज फाविपिराविर। इनके जो काम करने का तरीका है, दैट मीन्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज स्पेशल रेफरेंस टू कोविड-19। अभी तक ऑल्दो ऐसी कोई मार्केट में दवाइयां बनी नहीं हैं जो पूरी तरह से ये क्लेम करें कि उनका ये प्रोडक्ट किसी भी तरह के कोविड-19 कंडीशंस को पूरी तरह से ठीक कर सके। हालांकि कुछ ड्रग में से एक आपका फेविपिराविर भी है जो क्लिनिकल ट्रायल में लगभग 56 to 58% के आसपास सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दिए हैं इन केस ऑफ माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 पेशेंट्स के सिम्टम्स को ठीक करने के लिए। तो आज हम जो बात करेंगे इसी ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, क्योंकि इसका जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि मैकेनिज्म समझें, कुछ जरूरी जानकारी भी शेयर कर देता हूं इसी वीडियो के साथ में कि ये जो ड्रग है वो ऑल्दो इनफ तो कैपेबल है कि इसके रेप्लिकेशन को कम करने के लिए, लेकिन इस ड्रग से एसोसिएटेड कुछ मेन अनवांटेड चीजें हैं जिनका ये जानना भी बहुत जरूरी है कॉमन पब्लिक के लिए। पहला, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी इस ड्रग को बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर आपने प्रेगनेंसी कंसीव करने की प्लानिंग करी है और कंसीव हो गया है तो भी इस ड्रग को यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप लैक्टेटिंग वुमन है, फीड करा रही हैं अपने बच्चों को, तो भी आपको ये ड्रग यूज नहीं करना चाहिए। जब आप ये ड्रग को यूज करना बंद करते हैं उसके 7 दिन के बाद वापस से अपने प्रोसेस को रिज्यूम कर सकते हैं, लैक्टेशन स्टार्ट करा सकते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टार्ट कर सकते हैं रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, लेकिन उससे पहले बिल्कुल भी अवॉइड करना है। अगर आप लीवर पेशेंट हैं, किडनी फेलियर में आपको कोई परेशानी है तो भी ये ड्रग आपके लिए सही नहीं है। दूसरा जो दिक्कत रिपोर्ट की गई है, केस स्टडी रिपोर्ट की गई है रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंगली, कि ये ड्रग को डिसकंटिन्यू करने के बाद यानी कि ट्रीटमेंट का जो रेजिमेन है वो पूरा होने के बाद डायबिटीज इंड्यूस हो जाता है, फैटी लीवर के चांसेस बन जाते हैं। तो ये एक इसके अनवांटेड इफेक्ट हैं। तो चलिए अब हम बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फेविपिराविर का। यहाँ पे जो फेविपिराविर है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग इन केस ऑफ एंटीवायरल एक्टिविटी। यहाँ पे ये जो ड्रग के काम करने के तरीके हैं वो रेप्लिकेशन को इनिबिट करने का है। रेप्लिकेशन मतलब होता है जब कभी भी कोई वायरस हमारी बॉडी में एंटर करता है और एंटर करने के बाद अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है, मल्टीप्लिकेशन करने लगता है, इसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। चलिए सबसे पहले हम वायरस से जुड़ी हुई इसी टर्मिनोलॉजी को क्लियर करते हैं कि वायरस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो अपने आप को दूसरे टाइप के माइक्रोऑर्गेनिज्म से काफ़ी अलग करता है। अगर हम बात करते हैं बैक्टीरिया की तो उनको हम आर्टिफिशियल लैबोरेटरी में कल्चर मीडिया में ग्रो करा सकते हैं। जैसे कि अगर ये हमारे घर के आसपास कोई सोर्स है और इस सोर्स में से हम कोई वाटर का सैंपल लेते हैं, तो इस वाटर के सैंपल को अगर हम लैबोरेटरी में किसी कल्चर मीडिया में, कल्चर प्लेट में ग्रो कराना चाहें तो इसको हम ग्रो आसानी से करा सकते हैं। चाहे आप अगार मीडिया यूज करें, चाहे आप पेप्टोन बीफ एक्सट्रैक्ट अगार मीडिया यूज करें, चाहे आप इनरिच मीडिया यूज करें या टाइप ऑफ इनरिचमेंट मीडिया यूज करें, आसानी से इनकी ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन अगर हम वायरस को इसी तरीके के मीडिया में ग्रो कराना चाहेंगे तो दैट इज कंप्लीटली नॉट पॉसिबल। वायरस एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है विच इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन दिस। दैट मीन्स ना उसे आप लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से बोल सकते हैं, ना ही उसे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से बोल सकते हैं। ये केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में मल्टीप्लाई करेगा, आर्टिफिशियल सेल्स में ये ग्रोथ नहीं, आर्टिफिशियल मीडियम में ये ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं करेगा। सो इसके ग्रोथ के लिए होस्ट के सेल की आवश्यकता होगी। अब अगर हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है तो मैं अगले स्लाइड में जूम करके आपको दिखाऊंगा भी इसके स्टेप्स को। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट है और ये जो जानकारी आप यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसे डायरेक्टली हमने इसको बनाने वाली कंपनी के साइट से अडॉप्ट किया हुआ है। ग्लेनमार्क फार्मा से हमने इसके मैकेनिज्म को लिया जो कि इसी फेविपिराविर को फेविफ्लू के नाम से मार्केट में कर रही है। तो सबसे पहला जो स्टेप है, फेविपिराविर इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द सेल एंड कन्वर्टेड टू फेविपिराविर राइबोफ्यूरनसोइल 5-ट्राइफॉस्फेट दैट इज एब्रीवेटेड एज फेविपिराविर RTP। और ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है होस्ट सेल में। इस लाइन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिनका मतलब जानना बहुत जरूरी होगा कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए। पहला पॉइंट, फेविपिराविर इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेल, मतलब इस ड्रग
को अपना असर दिखाने के लिए उस व्यक्ति के, जैसे लिखा हुआ है ना होस्ट सेल, उस व्यक्ति के सेल के साथ इनकॉर्पोरेट होना पड़ेगा, अटैच होना पड़ेगा जिस सेल पे वायरस का रेप्लिकेशन चल रहा है, या इस सरल भाषा में कह लेते हैं कि जिस सेल पे वायरस का अफेक्ट देखने को मिला हुआ है। क्योंकि वायरस अगर एक पर्टिकुलर सेल में मल्टीप्लिकेशन कर रहा है तो बहुत जल्दी अगर ड्रग नहीं दिया गया तो वो आपके दूसरे पार्ट ऑफ सेल को भी अफेक्ट करेगा। फिर इस तरीके से एक होस्ट से दूसरे होस्ट से तीसरे होस्ट में इनका मल्टीप्लिकेशन बढ़ता जाएगा। तो ये जो ड्रग है उस सेल में इनकॉर्पोरेट हो जाता है और कन्वर्ट होता है इनके मेन या एक्टिव फॉर्म में, जो है आपका फेविपिराविर राइबोफ्यूरेनोइल 5 ट्राइफॉस्फेट। अब एक मजेदार चीज कि ये कन्वर्ट क्या और किस में और क्यों होता है। देखिए, जब हम बात करते हैं कन्वर्जन की, दैट मीन्स ये जो ड्रग है, स्टार्टिंग का जो ड्रग है फेविपिराविर, ये एक्टिव नहीं है, दिस इज इनएक्टिव ड्रग। अब इस इनएक्टिव ड्रग का अगर एक्शन लेना है तो इस इनएक्टिव ड्रग को एक्टिव तो होना पड़ेगा। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये इनएक्टिव ड्रग को हम लेते ही क्यों हैं, तो हाँ, शायद आप एक प्रकार से सही भी सोच रहे हो कि हम सॉरी इस इनएक्टिव ड्रग को ले क्यों रहे हैं। बट आपने कॉन्सेप्ट देखा होगा फार्माकोलॉजी में कि कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग पे इनएक्टिव स्टेट में होंगे, बट जैसे ही उनको लिया जाएगा लीवर में पहुंचेंगे तो लीवर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम पाए जाते हैं, मैक्रोसोमल एंजाइम एंड नॉन मैक्रोसोमल एंजाइम। इनके प्रेजेंस में वो एक्टिव हो जाता है जिन्हें हम प्रोड्रग के नाम से जानते हैं। दूसरा जो पॉइंट है, मैं उस चीज को एक्सप्लेन करता हूं कि फेविपिराविर आरटीपी, नाउ दिस फुल फॉर्म में यहां पे लिखा हुआ, इसको रिपीट नहीं करेंगे। फेविपिराविर आरटीपी inhibit the activity of RNA dependent RNA polymerase of SARS-CoV-2, that means SARS-CoV कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहा है। यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी है। ये जो आपका फेविपिराविर आरटीपी है वो इनहिबिट करता है, कम करता है किसको, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी को। नाउ व्हाट इज द मीनिंग एंड रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। जब कभी भी आप कोई ऐसा वर्ड देखते हैं जिसके लास्ट में ASE यानी कि एज लगा हुआ है, वो इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक एंजाइम है। और एंजाइम आपको मालूम है कि ये कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं विच आर वेरी हेल्पफुल इन कन्वर्जन और सम एक्टिवेशन ऑफ सम एक्टिविटी इन बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे अगर हम इस ड्रग को लेते हैं तो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगा। आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है, अब ये देखिए, ये है आरएनए के पॉलीमराइजेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन, फोटोकॉपी की प्रोसेस को करने वाला जो एंजाइम है वो है आरएनए पॉलीमरेज। और इस रेप्लिकेशन के कारण से असर क्या हो रहा है, इस रेप्लिकेशन की वजह से दिक्कत ये हो रही है कि इसके मल्टीपल कॉपीज बन रही है, जो कि हमको नहीं चाहिए क्योंकि ये वायरल लोड को बढ़ा रहा है। सो अगर हम नहीं चाहते कि इसका मल्टीप्लिकेशन हो तो हमको आरएनए पॉलीमरेज को बंद करना पड़ेगा। पॉलीमरेज को समझने के लिए हम, या पॉलीमरेशन को समझने के लिए हम, या रेप्लिकेशन को समझने के लिए हम थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपके पास एक कोई मेन डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल कॉपी और आप इसका 50 कॉपी करके सर्कुलेट करना चाहते हैं, तो आप केवल इसे फोटोकॉपी मशीन में रखते हैं, 50 का बटन दबाते हैं, मशीन को ऑन करते हैं, ये धड़ाक से अपनी 50 कॉपी निकालेगा जिसे आप 50 लोगों में सर्कुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रेप्लिकेशन का मतलब यही है कि आपकी जो मेन कॉपी है डीएनए की, जेनेटिक मटेरियल की, वायरस की, ये जब रेप्लिकेशन होगा तो इसकी कई सारी कॉपीज बनेगी, कई सारी कॉपीज बनेगी तो कई सारे वायरस बनेंगे, कई सारे वायरस बनेंगे तो आपके सेल से दूसरे सेल में मूव करना फास्ट होगा। इनका जो वायरल लोड है, ये वर्ड तो सुना ही होगा आपने आजकल, वायरस लोड भी बढ़ेगा और इससे एक होस्ट के बाद दूसरे होस्ट, उसके बाद तीसरे होस्ट, और इस तरीके से पता नहीं कितने होस्ट तक बढ़िए मूव करेगा। सो अगर हम किसी तरीके से इसी रेप्लिकेशन के स्टेप को इनहिबिट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि ड्रग ऐसा कोई है ही नहीं जो पूरी तरह से किल करे, लेकिन हाँ, रेप्लिकेशन को कम करके हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा है कि दिस इनहिबिशन ऑफ RDRP, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RDRP, दिस इज RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। अगर हम इसको इनहिबिट करते हैं तो फाइनली ये वायरस के रेप्लिकेशन को इनहिबिट करेगा। अब मैंने जैसा आपसे कहा कि वायरस का जो रेप्लिकेशन है वो इतना आसान नहीं है, किसी भी बैक्टीरिया की तुलना में, किसी फंगस की तुलना में इसके स्टेप बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। वो 6-7 स्टेप को फॉलो करके अपना रेप्लिकेशन देते हैं। हर एक स्टेप के बारे में डिटेल एनिमेशन वीडियो बड़े सिंपल और इजी लैंग्वेज में हमने ऑलरेडी सॉल्यूशन फार्मेसी की इसी वीडियो चैनल पे डाला हुआ है। इसका प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, तो वो अगर आप देखते हैं, एटलीस्ट एनिमेशन अगर आप देखते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर हो जाएगा कि किसी भी तरीके के कॉन्सेप्ट को आप ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट पे, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा इसके
मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप तरीके से। सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि वायरस का जो स्टेप है रेप्लिकेशन का वो क्या है, क्योंकि इसी पे टिका हुआ है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो है एड्सॉर्प्शन, इसे हम अटैचमेंट भी कहते हैं। किसी किसी बुक में आपको एड्सॉर्प्शन दिखेगा और किसी किसी बुक में आपको अटैचमेंट दिखेगा। ये जो वर्ड है उस पर फोकस करना है, AD, दैट मीन्स सरफेस फिनोमिना। ये आपके सेल के सरफेस पे एडजॉर्ब होता है। कैसे, कब, किस तरीके से? अगर ये हम किसी ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं लंग्स की जो कि इन्फेक्टेड है कोविड से, तो जब कभी भी ये व्यक्ति खांसेगा या छींकेगा तो उनके ड्रॉपलेट के साथ ये जो वायरस हैं वो भी आ जाएंगे। ये वायरस अब किसी हेल्दी व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से इनके बॉडी के अंदर एंटर करना शुरू करेगा, और जैसे ही बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है इसको मतलब है कि वो सेल के अंदर एंटर कर रहा है। तो इस वायरस की जो स्ट्रक्चर है वो स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर है, प्रोटीन की जो कोट है वो। तो अब ये आपके सेल के साथ पहले तो अटैच होंगे, एड्सॉर्ब होंगे, इसके बाद धीरे से ये सेल के अंदर पेनिट्रेट होंगे। ये ऊपर ऊपर फिर चिपकना हुआ और ये बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करना स्टार्ट हुआ। ये जब बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करेंगे तो उसके बाद इनकी अनकोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अनकोटिंग का मतलब क्या है? अनकोटिंग का मतलब होता है कि जो बाहर का आउटर लेयर आप देख रहे हैं, जो कांटे की तरह स्पाइक जैसा देख रहे हैं, ये आउटर कवरिंग है, इसका हटना ही अनकोटिंग कहलाती है। इस इमेज पे तरह का ध्यान देंगे तो अंदर में आपको कुछ इस तरीके स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। दिस इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस। जेनेटिक मटेरियल का मतलब क्या होता है? जैसे अगर हम अपनी बात करें तो हमारे जेनेटिक मटेरियल DNA भी हैं, RNA भी हैं, लेकिन वायरस के साथ ऐसा नहीं है। वायरस एक कॉम्प्लिकेटेड पार्टिकल है, जैसा मैंने कहा आपको, ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कैरेक्टर शो करता है, और इसके जेनेटिक मटेरियल या तो DNA हो सकता है या तो RNA हो सकता है, लेकिन कभी भी DNA और RNA दोनों एक साथ नहीं होगा। कई सारे वायरस ऐसे हैं जिनको हम DNA वायरस कहते हैं क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल DNA होगा। कई सारे वायरस ऐसे हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल RNA है तो उन्हें हम RNA वायरस कहेंगे। आज का जो टॉपिक का हीरो है, सॉरी हीरो नहीं बोलना चाहिए मुझे, विलन है, वह है हमारा कोविड-19 का वायरस। और ये जो कोविड-19 का वायरस है इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वह है आपका RNA। ये जो RNA वायरस है हमारा कोविड-19, इसका जेनेटिक मटेरियल RNA की वजह से अब ये अपने इस जेनेटिक मटेरियल को अनकोड करना चाहेगा। तो अनकोड के बाद क्या हो रहा है ये देखिए। जेनेटिक मटेरियल अभी किसी कवर, सिंपल भाषा में बोल रहा हूं ताकि जनरल पब्लिक भी समझ सके, ये कवर के अंदर है इसका जेनेटिक मटेरियल। अब अनकोटिंग के बाद ये जेनेटिक मटेरियल कवर से बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से कवर से बाहर निकलने का मतलब ये हुआ कि अब ये अपना असली रूप दिखाने के लिए तैयार हो चुका है। अब ये क्या करेगा? ये अब अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। नाउ दिस वर्ड पे ध्यान दीजिए, ये बड़ा खतरनाक वर्ड है रेप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, कई सारी संख्या में बनाना। अब अगर आप इस चीज को ध्यान से देखें, समझाने के पर्पज से मैं कह रहा हूं एग्जांपल को, अगर आप इस रेप्लिकेशन वर्ड के लेफ्ट साइड पे ध्यान देंगे तो आपको एक जेनेटिक मटेरियल दिख रहा है। सो मैं यहां पे समझाने के लिए एक लिख देता हूं। इस रेप्लिकेशन वर्ड के राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में एक लिख दिया क्योंकि एक जेनेटिक मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम के रेस्पेक्ट में। राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 हमको जेनेटिक मटेरियल दिखाई दे रहा है, यानी कि रेप्लिकेशन के पहले एक था, रेप्लिकेशन के बाद 4 हो गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि रेप्लिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे ये जो वायरस है वो अपनी संख्या में वृद्धि करना चाह रहा है, और अगर ऐसा हुआ तो ये उसकी जीत और हमारी हार है। सो हमको क्या करना है? हमको ऐसा नहीं होने देना है। अगर इसका रेप्लिकेशन हुआ तो ये 4 फिर आगे और बनेंगे और उसकी प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। आगे के स्टेप देख लेते हैं। पहले तो ये जब रेप्लिकेशन इनका होगा तो अब जाकर के ये इनकी प्रोटीन सिंथेसिस होगी। अब ऐसे कई रेप्लिकेशन होंगे, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, अर्ली स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होगी, लेट स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होगी। ये अपना इन्वेलप बना लेंगे। जो अनकोटिंग हुई थी इससे पहले देखिए जो इनका कवर था ना कोटिंग, ये अब वो बनाना स्टार्ट करेंगे। भैया अगर वापस से फैलना है तो इनको वापस से अपने ओरिजिनल रूप में तो आना पड़ेगा। यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल मल्टीप्लाई हो गया। अब जेनेटिक मटेरियल को वापस से फिट होने के लिए कवरिंग चाहिए, कोट चाहिए, तो प्रोटीन सिंथेसिस की मदद से ये कोट बनेगा। अब जितने भी रेप्लिकेटेड वायरस के पार्टिकल थे वो अब वापस से क्या होना शुरू करेंगे? अपने इस कवर में घुसना स्टार्ट करेंगे, एंटर करना स्टार्ट करेंगे। इसी प्रोसेस को, दैट मीन्स एंट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल इनटू द कोट ऑफ द वायरस न्यूक्लियोइड, इसको हम लोग बोलते हैं असेंबलिंग। असेंबलिंग मतलब होता है तैयार होना, असेंबल करना, हर अलग अलग पार्ट्स को जोड़ देना असेंबल कहलाता है। अगर आप सिस्टम खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, तो सबसे पहले असेंबलिंग का जमाना चलता था। आप अपने पसंद का मॉनिटर लेंगे, अपने पसंद का कीबोर्ड लेंगे,
माउस लेंगे, सीपीयू का बॉक्स पसंद करेंगे, उसमें रैम डलवाएंगे कितना है, उसमें आप हार्ड डिस्क कितना डलवाना चाहते हैं, इसके अंदर का जो सीडी रोम होगा वो कौन सा डलवाना चाहते हैं, हर एक चीज़ आपकी पसंद का होगा। फाइनली एक कंप्लीट सेटअप बनेगा। तो वही है असेंबली या असेंबलिंग करना। तो हमारे जो जेनेटिक मटेरियल बने हैं वापस से अपने कोर्ट में पहुंचेंगे, दिस इज कॉल्ड असेंबली। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो एंजाइम है रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल, इन सब की जानकारी ऑलरेडी हमने एनिमेशन वीडियो पे दिया हुआ है, इसलिए मैं उन चीज़ों को रिपीट नहीं करूंगा। आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप एनिमेशंस की वीडियो जो हमने ऑलरेडी अपलोड किए हैं इसे जरूर देखिएगा, तभी जस्टिफाइड होगा आपका नॉलेज। अदरवाइज फार्मेसी करने का या आपकी MBBS की डिग्री का कोई यूजफुल नहीं होगा अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो। फिर आगे बात करें, असेंबली हो गई, मतलब ये जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो फिट हो गया उनके कवर में। इसके बाद ये अब आपके उस पर्टिकुलर सेल से रिलीज होना शुरू करेंगे। तो अब देखिए, ये रहा हमारा स्टार्टिंग जैसा एंटर किया था, और ये रहा हमारा फाइनल जैसा निकला है। जैसा आया वैसा गया, हालांकि संख्या इनकी बहुत ज़्यादा होगी, यहाँ पे सिर्फ डायग्राम में एक दिखाया गया है रिप्रेजेंट करने के लिए। तो एक सेल से, दिस इज अ सेल, ये होस्ट का सेल है, सो एक सेल से दूसरे सेल में मूव करेगा, लोड ऑफ वायरस बढ़ते जाएगा, फिर दूसरे सेल से तीसरे सेल, फिर बॉडी अफेक्टेड हो जाएगी, फिर एक होस्ट से, अब तो सेल टू सेल ट्रांसफर हो रहा था, अब क्या होगा, होस्ट से दूसरे होस्ट, दूसरे होस्ट से फिर और आगे तीसरा होस्ट, इनमें मूव करते जाएगा और प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। ये वायरस के लिए अच्छा है, ये उसका लाइफ साइकिल है, लेकिन हमारे लिए तो ये दिक्कत की बात है, हमको इसको रोकना पड़ेगा। तो अब जब हम बात करते हैं हमारे मेन ड्रग की, नाउ लेट्स बिगिन एंड लेट्स रिज्यूम आवर हीरो ऑफ द टॉपिक, दैट इज फेविपिराविर, विच इज द एंटीवायरल ड्रग। ये जो एंटीवायरल ड्रग है वो है इसका स्ट्रक्चर, हम स्ट्रक्चर पे नहीं जाने वाले हैं। तो ये जब एंटीवायरल ड्रग हम लेते हैं तो ये एंटीवायरल ड्रग हमारे बॉडी के सेल के साथ इनकॉर्पोरेट हो जाता है, जुड़ जाता है। जुड़ने के बाद इसके जो प्रोसेस ऑफ एक्टिवेशन है वो बिगिन होते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। अब ये जो मेटाबॉलिज्म स्टार्ट होगा तो उसका जो पहला इंटरमीडिएट या बीच का प्रोडक्ट बनेगा ये है आपका फॉस्फोराइबोसाइलेशन। इसके कारण से बनेगा हमारा फेविपिराविर RMP। अब यहाँ पे RMP में M का मतलब है मोनोफॉस्फेट। अब ये कन्वर्ट होगा फॉस्फोराइलेशन के बाद आपके एक्टिव फॉर्म में। फॉस्फोराइलेशन इज अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन, हमने पढ़ा हुआ है फेज 1 फेज 2 जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। तो इसके बाद, इस प्रोसेस के बाद ये अपने एक्टिव फॉर्म दैट इज फेविपिराविर RTP एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा। RTP का फुल फॉर्म हमने पहले ही डिस्कस किया था, फेविपिराविर राइबोफ्यूरोसाइल 5 ट्राइफॉस्फेट विच इज एक्टिव फॉर्म। यहाँ पे ये कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट होने के बाद अपना मेन एक्शन जो है देना शुरू करेगा। और इसका मेन एक्शन क्या होगा, अब ये इतना कैपेबल इनफ हो चुका है, प्रोड्रग मेन ड्रग में कन्वर्ट हो चुका है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है कि ये आगे जाकर के RDRP को इनहिबिट करेगा। RDRP मतलब ये है RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज विच इज अ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन, और सिंपली हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो जब इसको हमारा ये ड्रग इनहिबिट कर रहा है तो फाइनली ये जो रेप्लिकेशन का प्रोसेस है वो भी इनहिबिट हो जाएगा। और इस रेप्लिकेशन के प्रोसेस के इनहिबिट होने की वजह से जो एक्सेस में हमारा जेनेटिक मटेरियल बन रहा था वो बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हम इसके आगे के स्टेप को कम कर सकते हैं। दैट मीन्स वायरस के लोड को उस पर्टिकुलर व्यक्ति के सेल में और उस पर्टिकुलर होस्ट से फिर दूसरे पर्टिकुलर होस्ट में जाने की चांसेस को हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। ये था हमारे आज के ड्रग फेविपिराविर के काम करने का तरीका, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जब कभी भी हम बात करते हैं किसी भी ड्रग के कॉन्सेप्ट की तो हमको हमारा बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। यहाँ पे जो आपने ये देख रहे हैं ये हमने बहुत पहले से एनिमेशन के फॉर्म में अपलोड किया है जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। सो अगर आप हमारे चैनल के एनिमेशन प्लेलिस्ट को देखते हैं या एंटीवायरल प्लेलिस्ट को देखते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट चुटकियों में क्लियर हो जाएगा और आप बड़ी आसानी से इससे रिलेटेड किसी भी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आप अपने घर पे रहें, सेफ रहें। आपके सेफ रहने से बाकी सारे व्यक्ति ऑटोमेटिकली सेफ हो जाएंगे। थैंक यू, नमस्कार।